16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस में हुए पहले न्यूक्लियर टेस्ट ने इतिहास बदल दिया। परमाणु हथियार की इस दौड़ ने कई देशों को प्रभावित किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टेस्ट ने भारत की एक छोटी सी रियासत को एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बना दिया था। यह वो रियासत थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे भारत की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक देश के तौर पर इसके पास लगभग सब कुछ था। इस रियासत के राजा का ऐसा रुतबा था कि इसे 21 तोपों की सलामी राज्य के अंदर मिलती थी और राज्य से बाहर 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। यह भारत की सबसे अमीर रियासतों में से एक रियासत थी। यह रियासत भगवान विष्णु के आधिपत्य में थी और आज भी है। आज भी यहाँ के मंदिर में दान पात्र के ताले खोले जाते हैं तो पैसा ही पैसा नजर आता है। सोने, चांदी और मुद्रा के अलावा इस रियासत के पास समुद्री व्यापार की चमक और बेशकीमती मोनाजाइट का भंडार था। इस भंडार को अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक अपना बनाना चाहते थे। यह रियासत थी त्रावणकोर की, जिसे आजादी के बाद भारत में विलय से इनकार करने वाली रियासतों का अगुआ यानी लीडर माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे त्रावणकोर भारत का हिस्सा बना, क्यों नेहरू इस रियासत पर बम बरसाने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन इससे पहले जानते हैं त्रावणकोर का इतिहास और कैसे वहां परमाणु भंडार की खोज हुई। 18वीं सदी थी और साल था 1729। मार्तंड वर्मा नाम का एक युवा शासक त्रावणकोर की गद्दी पर बैठता है। उन्होंने सामंतों की ताकत को खत्म करके अपने राज्य को मजबूत बनाया। उनके दौर में रियासत एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतरीन आर्ट में अव्वल थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उनसे पहले किसी ने भी नहीं किया था। त्रावणकोर रियासत में ही पड़ता था पद्मनाभ स्वामी मंदिर। असल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर की काफी मान्यता है। ये विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। केरल सहित पूरे देश में इस मंदिर के चर्चे हैं। इनके फ्रेम भी काफी प्रसिद्ध हैं। इन्हें लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक भगवान पद्मनाभ स्वामी का फ्रेम आपको शॉप नाउ पे क्लिक करके मिल जाएगा, जो आपके पूजा घर को और भी बेहतरीन बनाने में मदद करेगा। मार्तंड वर्मा ने भगवान पद्मनाभ स्वामी को अपना राज्य समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित किया। इसके बाद से ही त्रावणकोर के शासक केवल भगवान के प्रतिनिधि माने जाने लगे। उनका यह विश्वास था कि उनका राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी के संरक्षण में है और वो यानी राजा सिर्फ यहाँ के सेवक हैं। उनकी यह परंपरा त्रावणकोर के आखिरी महाराज बलराम वर्मा तक चली। बलराम वर्मा 1945 में त्रावणकोर के आखिरी महाराजा बने। बलराम वर्मा के शासनकाल में ही त्रावणकोर आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत हुआ। त्रावणकोर के पास समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था और रियासत में मसाले, रबर और नारियल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। लेकिन इन सब के अलावा उसके पास एक वो चीज़ थी जिसके कारण वो ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गया। ये चीज़ थी नागेरकोइल और कोल्लम के बीच दबे मोनाजाइट खनिज के विशाल भंडार। मोनाजाइट खनिज परमाणु ऊर्जा और हथियारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे थोरियम निकाला जाता था। थोरियम को यूरेनियम का विकल्प माना जाता था। एक जर्मन केमिस्ट शोमबेर्ग ने साल 1908 में इन भंडारों की खोज की। शुरुआत में इसका यूज गैस लैंप में होता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब का निर्माण किया तब मोनाजाइट की स्ट्रेटेजिक अहमियत बढ़ गई। 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया तब त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर ने बलराम वर्मा को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने लिखा, अगर थोरियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है तो त्रावणकोर का कद दुनिया में बेहद ऊंचा हो जाएगा। इसके बाद से त्रावणकोर का महत्व केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे बड़े ताकतवर देश इसके मोनाजाइट भंडारों पर नजर गड़ाए हुए थे। अमेरिका ने 1946 में त्रावणकोर से एक सीक्रेट तरीके से बातचीत शुरू की ताकि इसके मिनरल्स पर अधिकार कर सके। अमेरिका को लगता था कि त्रावणकोर के आज़ाद रहने से थोरियम पर कोई डील साइन करना आसान होगा, क्योंकि अगर भारत में ये रियासत मिल गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इस बीच भारत, जो भले ही आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा चुका था। त्रावणकोर के मोनाजाइट भंडारों पर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नज़र थी।
उन्हें पता था कि त्रावणकोर का थोरियम भारत को परमाणु शक्ति बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। फिर आगे यानी साल 1946 में दीवान रामास्वामी ने मोनाजाइट निर्यात पर रोक लगा दी और दावा किया कि यह निर्णय भारत सरकार की सहमति से हुआ है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि त्रावणकोर ने सीक्रेट तरीके से ब्रिटेन के साथ 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया था। इसके तहत वो 900 टन मोनाजाइट का निर्यात ब्रिटेन को करने वाला था। इस खबर ने भारतीय नेताओं को नाराज कर दिया। नेहरू, जो तब अंतरिम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर त्रावणकोर ने यह समझौता जारी रखा तो भारत उस पर बमबारी करेगा। लेकिन डॉक्टर भाभा और डॉक्टर भटनागर ने नेहरू को डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाने की सलाह दी। साल 1947 में ही दोनों वैज्ञानिक त्रावणकोर पहुंचते हैं और त्रावणकोर इंडिया जॉइंट कमेटी ऑन एटॉमिक एनर्जी की स्थापना होती है। कुछ समय बाद ही 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी के साथ नए भारत की नींव रखने की तैयारी भी शुरू हो गई। पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार भारत को दुनिया के सामने एक मजबूत मुल्क बनाने के लिए आगे बढ़ाना चाहती थी। तभी देश के कुछ रियासतों के नवाब रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हो गए। भारत सरकार को उम्मीद थी कि वो भारत के साथ आकर खड़े होंगे, यानी रियासतों के नवाब, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान के साथ जाने का मन बना लिया था। इन्हीं में से एक रियासत थी त्रावणकोर। त्रावणकोर वो पहली रियासत थी जिसने भारत को आधिकारिक आजादी मिलने से पहले यानी 11 जुलाई 1947 को घोषणा कर दी थी कि जैसे ही ब्रिटेन भारत की सत्ता छोड़ेगा, ये रियासत अपने आप आजाद हो जाएगी। त्रावणकोर के राजा चिथिरा तिरुनल बलराम वर्मा ने खुद अपनी रियासत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। हालांकि इतिहासकार बलराम वर्मा के इस फैसले के पीछे उनके दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। कहा जाता है कि जून 1947 में जब भारत के आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी का मसौदा तैयार किया तो उसमें रियासतों के लिए भी एक कानून था। इस कानून का नाम था लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। इसके तहत रियासतों के पास 3 विकल्प थे। पहला ये कि वो भारत के साथ चले जाएं, दूसरा ये कि वो पाकिस्तान के साथ विलय कर लें और तीसरा ये कि वो स्वतंत्र रहें। सीपी को तीसरा रास्ता पसंद आया और उन्होंने इसके लिए अपने राजा को मना भी लिया। त्रावणकोर के राजा बलराम वर्मा के लिए एक बात कही जाती है कि वो सिर्फ नाम के लिए राजा थे। उसकी रियासत के लिए ज्यादातर फैसले सीपी रामास्वामी अय्यर ही लेते थे। राजा सिर्फ उनके फैसलों पर मुहर लगाया करते थे। त्रावणकोर को आजाद रखने के मामले में भी राजा ने ऐसा ही किया। राजा की सहमति के बाद सीपी जमीन पर सक्रिय हो गए और उन्होंने प्रजा को समझाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे त्रावणकोर में स्वतंत्र रहने की आवाज बुलंद होने लगी, जिसके लिए उन्होंने भारत की आज़ादी की घोषणा के बाद ही ब्रिटेन, थाईलैंड और बर्मा से भी मदद मांगी और पाकिस्तान से भी बातचीत शुरू कर दी साइड बाय साइड। बर्मा और थाईलैंड ने त्रावणकोर तक राशन पहुंचाया, जबकि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने इसके ट्रेड को समर्थन दिया। ये सब कुछ मोनाजाइट के लिए हो रहा था। इस घोषणा से भारत के नए नेताओं, खास तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत चिंता हुई। पटेल भारत की रियासतों को एक करने के अभियान में जुटे हुए थे। त्रावणकोर का आजाद रहना भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता था फ्यूचर में। हालांकि त्रावणकोर के निचले तबके की जनता राजा के फैसले से खुश नहीं थी। त्रावणकोर में बहुत ज्यादा क्रूअल जाति व्यवस्था थी। एग्जाम्पल के लिए निचली जाति की महिलाओं को ऊंची जाति के लोगों के सामने शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला रखना पड़ता था। जनता को लगा था कि भारत की आज़ादी से ये क्रूर प्रथाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन रियासत के आज़ाद रहने का मतलब था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यही वजह है कि त्रावणकोर कांग्रेस ने महाराजा के फैसले के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया। हालात इतने बिगड़ गए कि एक संगीत कार्यक्रम के दौरान दीवान रामास्वामी पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना ने महाराजा बलराम वर्मा को झकझोर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जनता का समर्थन खोने के बाद स्वतंत्रता जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, जिसके बाद महाराजा चिथिरा तिरुनाल और उनके सलाहकारों ने भारत सरकार के साथ बातचीत में नरमी दिखाई। पटेल और मेनन ने महाराजा को आश्वासन दिया कि त्रावणकोर की कल्चरल और इकोनॉमिक समृद्धि को भारत का हिस्सा बनकर ही संरक्षित किया जा सकता है। 18 जुलाई 1947 को त्रावणकोर ने फिर औपचारिक रूप से भारत में शामिल होने की सहमति दे दी। महाराजा ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए और त्रावणकोर भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। इस एक डिसीजन ने न केवल राज्य को एक नई पहचान दी, बल्कि भारत के दक्षिणी हिस्से को और मजबूत किया। त्रावणकोर का भारत में विलय स्वतंत्र भारत की एकता और विविधता का प्रतीक बन गया। कुछ समय बाद त्रावणकोर और कोचीन को मिलाकर 1949 में एक नया राज्य बनता है और महाराजा बलराम वर्मा को इसका राज प्रमुख बनाया जाता है।
1956 में इसी को केरल बनाया गया और त्रावणकोर के विलय की कहानी इतिहास बन गई। हालांकि विडंबना यह है कि जिस मोनाजाइट भंडार के लिए सारी लड़ाई लड़ी गई, 1950 में भारत सरकार ने इसे अमेरिका को निर्यात करने का समझौता कर लिया। कुछ ही सालों में ब्राजील और अफ्रीका में थोरियम के बड़े भंडार मिलने से त्रावणकोर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कम हो गई, लेकिन इस एक घटना ने भारत को एक नई दिशा दी। त्रावणकोर का भारत में विलय केवल एक रियासत का विलय नहीं था, यह भारत की राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं की जीत थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी त्रावणकोर रियासत के विलय की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।